गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और हमारे डायरेक्टर साहब मेन सिंह सर आदरणीय, उनका ये सपना है कि जो बच्चे आ करके कोचिंग का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर वो नहीं आने में समर्थ हैं किसी और कारणों से, तो अधिकार तो भाई उन्हें भी है। और उनके इसी स्वप्न और उनके इसी मिशन के तहत हम लोग जुटे हुए हैं। कैसे जुटे हैं ये तो आप लोग बताएंगे। सब लोग बहुत मेहनत कर रही है टीम। और ये जो पेपर फुल सिलेबस टेस्ट का था 11 दिसंबर वाला, उसके 10 मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस हम लेकर के प्रस्तुत हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। The formula for induced EMF in a coil due to change in magnetic flux through the coil is, फॉर्मूला पूछा गया है इसमें और ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। तो फैराडेज लॉ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। और बेटा फाई क्या होता है? ए डॉट बी होता है। ए इज एरिया, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी। बी डॉट ए लिखो, ए डॉट बी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्रॉस नहीं होगा, बी बाहर नहीं जा सकता है। ये वाला फॉर्मूला सही है। तो एक तरीके से फॉर्मूला पूछा गया था। ताज्जुब की बात है 368 लोगों का गलत हुआ। Which of the following is not suitable as a moderator in a nuclear reactor? तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ेगा कि मॉडरेटर का काम क्या है। एक्चुअली जब एक न्यूक्लियस टूट जाता है यूरेनियम का, तो ये जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, ये फास्ट न्यूट्रॉन फर्दर फिशन नहीं कर सकते। इनको हमें स्लो करना पड़ता है। और स्लो करने के लिए हम लोग एक सब्सटेंस यूज करते हैं। प्रोसेस ये है, मोटा मोटा समझ लीजिए कि बीच में वो मटेरियल आ गया। जैसे बेस्ट H2O हैवी वाटर ही ज्यादातर यूज किया जाता है। तो हैवी वाटर में क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल होता है D2O है, ये उसका मास थोड़ा ज्यादा होता है और न्यूट्रॉन के लगभग बराबर हो जाता है थोड़ा सा। तो जब यहां से ये फास्ट न्यूट्रॉन उससे टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एटम्स को, और अपने न्यूट्रॉन स्लो हो जाते हैं कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन होता है तो डेफिनेटली अब फास्ट न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और इस तरीके से वो कोलाइड कर करके स्लो होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना चाहिए कि जो मॉडरेटर के मॉलिक्यूल हों उनका मास ऑलमोस्ट मैच करे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल यानी न्यूट्रॉन से, और साथ में एनर्जी वो ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो हैवी वाटर इसके लिए सुटेबल था। ग्रेफाइट भी यूज किया जाता है। वाटर मॉडर्न ब्रीडर रिएक्टर में यूज होते हैं। एल्युमिनियम का कहीं से मैच नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये नॉट पूछ रहा है, नॉट सुटेबल। एल्युमिनियम इज नॉट सुटेबल। इसके साइज में बहुत डिफरेंस है, इसके मास में बहुत डिफरेंस है। एल्युमिनियम का साइज भी एटॉमिक नंबर 17 होता है, 27 होता है। तो ये बिल्कुल रास्ता ही रोक लेगा, न्यूट्रॉन को आगे जाने नहीं देता है। इसलिए एल्युमिनियम इज नॉट सुटेबल। और वैसे भी बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में मत जाइए, ये 3 हर किताब में मेंशन होते हैं। तो जो नहीं मेंशन है दैट इज नॉट सुटेबल, इसीलिए वो यूज नहीं होते हैं। Which of the following will experience a force due to a uniform magnetic field?
तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगा सकती है? किसी मैग्नेट पे लगा सकती है, जैसे मैग्नेटिक नीडल या कोई और मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल पे तो इस पे फोर्स 0 होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप करंट कैरिंग को फोर्स 0 आता है। इसको निकाल करके देख सकते हैं। तो इस पे नहीं लगाएगी, इस पे भी नहीं लगाएगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। स्टैटिक चार्ज पे फोर्स होने के लिए QVB, तो अगर चार्ज रुका हुआ है तो वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स नहीं लगेगा, 0। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो IBL sin थीटा फोर्स लगेगा, और यही एक्सपीरियंस करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स। तो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था। फोर्स निकालने को अगर कहा जाता तो आप सब पे निकाल देते। अगर ये पूछते कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल पे फोर्स कितना लगेगा, तब भी आप 0 बता देते। यहाँ पे थोड़ा उल्टा फेज में पूछ लिया गया है, तो 341 लोगों ने गड़बड़ किया। द वेवलेंथ ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स। तो बामर सीरीज क्या होती है देख ले। ये n बराबर 1 है हाइड्रोजन एटम में, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। ये मान लीजिए कॉन्टिन्यूम स्टेट है, ट्रांजिशन होता है। बामर का मतलब है कि फाइनल शेल 2 होनी चाहिए। तो ये आपकी बामर सीरीज है। तो इसकी एनर्जी इससे कम है, और इस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाएगी। 3 से 2 वाला लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन होगा जो इससे निकलेगा। अब इसकी वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। वेवलेंथ निकालने का तरीका आप जानते हैं, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं थी। 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर, और 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो बामर सीरीज है ये। तो 1/λ इज इक्वल टू R की वैल्यू 1.0 जानते हैं आप कितना होता है, 10⁻⁻7। Z के लिए 1 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, और कैलकुलेट करके तो आंसर निकल ही जाएगा। ज्यादातर कंफ्यूजन इसी चीज में था कि लीस्ट एनर्जेटिक। अगर मान लो यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक कहता तो ये सीरीज लिमिट निकालते, ये वेवलेंथ सबसे कम होती, ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसको हम बामर की अल्फा सीरीज बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन 3 से 2 है, इनिशियल और फाइनल स्टेट का डिफरेंस 1 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खाली इसी में बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए, और इसी में तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। किसी ने कुछ निकाल दिया, किसी ने कुछ निकाल दिया। लेंज लॉ, अब ये तो याद करना पड़ेगा भैया कि कौन सा लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है। लेंज लॉ एनर्जी का है, ये एनर्जी पे बेस्ड है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ एनर्जी पर बेस्ड है। बर्नौली प्रिंसिपल एनर्जी पर बेस्ड है। केपलर सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। तो ये तो आपको ध्यान से थ्योरी पढ़ के याद भी करने पड़ेंगे। एक लिस्ट बना लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, उसको रट मारिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन द फिगर बिलो। तो ये देखिए, ये हमारे पास नैंड गेट है। तो ए, तो जो भी होगा यहाँ पे, जो भी होगा, अगर ए 1 है तो 1 1, और ये 0 देगा। अगर ये 0 है तो ये 1 देगा, यानी ये देगा हमारे पास ए बार, और ये देगा बी बार। इसी तरीके से किसी भी नैंड या नॉर गेट में कोई डिफ्यूज करके लगा दिया जाए कि इनपुट दोनों में लगा दें, तो ये नॉट गेट का काम करते हैं, और ये फिर इनका नैंड है। तो ए बार प्लस
ए बार डॉट बी बार और इसका होल बार। तो अब आप इसको डिमॉर्गन से ओपन कर लीजिए, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, तो ये बन गया ए प्लस बी, यानी ये आर गेट बन जाएगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन से मैंने किया है, और आप चाहें तो इसको ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए बी है और वाई क्या मिलेगा, तो सपोज ये 0 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा, तो ये दोनों 1 1 है तो ये 0 होगा, तो ये 0 मिलेगा। अगर 1 0 या 0 1 लेंगे, तो मान लीजिए ये 1 1 है तो ये तो 0 मिला, और ये 0 है तो ये 1 मिला। अब 0 और 1 का 0 होगा, ये उलट देगा, तो ये दोनों 1 1 मिलेंगे। और सिंपली 1 1 करने पे भी मिल जाएगा। अगर ये दोनों 1 है तो दोनों 0 0 होंगे, और 0 0 का नॉर 1 होता है। तो ट्रुथ टेबल से भी आ गया, ये आर गेट की ट्रुथ टेबल है। चाहे बूलन से कर लीजिए, चाहे ट्रुथ टेबल से कर दीजिए। बूलन में डिमॉर्गन्स वगैरह, जैसे ये सेकेंड स्टेप है कि ए डॉट बी, अगर इसको करो तो ये ए बार प्लस बी बार होता है, और अगर ए प्लस बी का होल बार है तो ये ए बार डॉट बी बार होता है। तो आर को एंड में और एंड को आर में बदलने के बेहतरीन ये रूल हैं। लेकिन अगर आप यू आर नॉट कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट विद बूलियन अलजेब्रा, तो ट्रुथ टेबल से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ा सा 1 2 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है, बट हो जाते हैं और सही होते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, तो u cos थीटा इक्वल टू a है, और u sin थीटा इक्वल टू b है। मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, और नहीं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो रेंज क्या होती है, 2u sin थीटा u cos थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 2 u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। मैंने u स्क्वायर साइन 2 थीटा को ओपन करके लिख दिया है, जैसे डेरिवेशन में पहले यही आता है, फिर ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, तो मैंने दोबारा लिख दिया। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे, u cos थीटा की जगह a, u sin थीटा की जगह b, तो 2 अपॉन g, और 2b स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ g से g कट गया, और यहाँ 2 से 2 कट गया, एक b से ये b कट गया, तो आ गया b बराबर 2a। थर्ड आंसर। सिंपल फॉर्मूला लगाना था। इन इंटरफेरेंस विच क्वालिटी रिमेन्स कंजर्व, एनर्जी। एनर्जी का ही खेल है, और याद रखिए इंटरफेरेंस में कहीं मैक्सिमा हो जाता है, कहीं मिनिमा हो जाता है, तो आप समझते हैं एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है। नहीं, टोटल एनर्जी तो थी, वो तो रहती ही थी। अगर इंटरफेरेंस नहीं होता है तो वो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, लेकिन टोटल उतना ही रहता है। तो इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, वो भी यूनिफॉर्मली। यानी सभी जगहों पर एनर्जी इंटेंसिटी बराबर नहीं रहती है, अलग अलग रहती है, लेकिन टोटल उतनी ही रहती है। जैसे मान लीजिए कि 5 चॉकलेट लाए और 5 बच्चे हैं, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सबको एक एक दे दीजिए, और नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है किसी को नहीं दीजिए, किसी को 2 दे दीजिए, बाकी को एक एक दे दीजिए। तो टोटल तो उतना ही रहा ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ है। तो इंटरफेरेंस में यही होता है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द एसएचएम में टोटल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी
ये सब बराबर होते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी है, यहां पे मैं इसको ठीक से लिख दूं, के मैक्स इज इक्वल टू यू मैक्स, ये तीनों बराबर होते हैं। ग्राफ भी देख लीजिए ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जब काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल जीरो होगी, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जब ये 1 होगा तो के जीरो है, तो पोटेंशियल की भी वही होगी। और अगर यहाँ टोटल एनर्जी पूछता तो भी वो के जीरो ही रहती। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देखिए ये दो चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है 0.06 मीटर, तो फोर्स है 5 न्यूटन, तो 5 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 0.06 का स्क्वायर। ईच चार्ज इज मूव टूवर्ड्स बाई 0.01, तो नई पोजीशन बनाते हैं, ये इधर ये इधर, 0.01 इधर 0.01 इधर, तो अब ये डिस्टेंस हो गई 0.04, तो नया फोर्स के Q1 Q2 चार्जेस तो वही हैं, 9.04 का स्क्वायर डिवाइड कर दो, 5/f इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 0.06 का स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू 5 इंटू 6/4 का स्क्वायर, तो ये 3 2 हो गया, तो 45 अपॉन 4, तो 45 4 अपॉन 4 11.25 न्यूटन होता है। यहाँ पे कुछ लोग नई डिस्टेंस इसी को समझ गए, कुछ लोग ने एक को चलाया, दोनों चले हैं, 0.01 इधर चला 0.01 इधर चला, तो न्यू डिस्टेंस इज 0.04, इससे फोर्स निकाला जाएगा। ये क्वेश्चन, अच्छा ये एक क्वेश्चन बढ़िया है, ये आईपीएल में आया था और मैंने इसलिए शामिल कर दिया कि बहुत सारे बच्चों ने इसको पूछा। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कहते हैं कि ये एक वी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ग्राफ कैसा है नहीं दिया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ग्राफ कैसा भी हो, स्लोप क्या देगा। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, ये होगा d/ds ऑफ वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v/dv/ds, और v/dv/ds होता है एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पोजीशन पर, जैसे यहां पे है, इसका स्लोप निकालिए, जो इसका स्लोप होगा वो ट्वाइस दी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ग्राफ चाहे जैसा भी हो, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना कोई जरूरी नहीं है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, तो हम लोग जुटे हैं अपने मिशन में, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, स्वागत है सबका। मतलब हम पढ़ाएं आपको, आप पढ़िए, देखिए इसको। अगले 10 के दम में फिर मिलते हैं कुछ नए डाउट्स के साथ। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने प्रिय न्यू लाइट न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। दोस्तों, सिंह सर के इस मिशन के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो 11 दिसंबर 2022 को जो आपका फुल एंड टेस्ट पेपर 10 हुआ था, उसमें केमिस्ट्री में आप लोगों से ज्यादातर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस
द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यदि मैं बात करूं जब नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट पार्टिकल हम लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो जो नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल के स्थान को ले लेते हैं, उनके पोजीशंस को ले लेते हैं, जिसके वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल का जो नंबर होता है वो घटने लगता है। तो सॉल्यूशन का ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होता है वो घटने लगता है। अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे मान लीजिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एसपीएम, ठीक। हमने कहा कि अगर कोई प्योर सॉल्वेंट हो जैसे वाटर, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, अगर उस प्योर वाटर में अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग डाल देते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी जो प्योर सॉल्वेंट से भी घट जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं इसी की वजह से। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट हमने लिया और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया। प्योर सॉल्वेंट में क्या, जैसे वाटर, और यहाँ पे सॉल्यूशन में वाटर प्लस मान लीजिए शुगर ले लिया, शुगर, ये सॉल्यूशन हो गया। तो हमने कहा जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन से, ठीक। तो होता क्या है कि अब ऑस्मोसिस क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, मतलब ये अपने आप सॉल्वेंट पार्टिकल जो होंगे वो अपने आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो सॉल्यूट हमने लिया है वह नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पार्टिकल है। तो वो क्या करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल के पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेंगे। इसका मतलब उसके सरफेस पे जाके नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये अपने आप, क्योंकि इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इधर मूव करेंगे। तो होता क्या है कि एक स्टार्टिंग में ये सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जाते जाते इन दोनों का अब यहाँ पे कंसर्न इसका बढ़ने लगेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ पे बढ़ने लगेंगे, तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा। उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि वह मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे उसको रोकने के लिए जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम भी सेटअप हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए तो जो एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर चाहिए होता है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल को सॉल्वेंट की साइड जाने में, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का केस होता है। तो ये सब जो रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं, मतलब आप ये बोल दो कि जो ये दोनों साइड मूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कंडीशन है कि क्या इक्वल मूव करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल, नहीं, अनइक्वल, लेकिन होगा दोनों डायरेक्शन। स्टार्टिंग में जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ वो ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगता है इसमें, तो होता क्या है कि अब इधर से भी उसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसी इक्विलिब्रियम जब सेटअप हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में अगर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड लगाए ताकि जो सॉल्वेंट पार्टिकल अब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तब वो इधर से इधर मूव करने लगेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये होगा इन बोथ डायरेक्शन बट इन इक्वल फ्लो ऑफ रेट। बिल्कुल सही, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका रेट ज्यादा था, इनका कोई रेट बराबर नहीं होता, इनका रेट बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये आपस में अनइक्वल फॉर्म में फ्लो करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि विच इज द स्ट्रॉन्ग बेस, जब कभी ऐसा दे पायरॉल या पीरिडीन वगैरह तो इनका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर से क्या होगा,
भाई जैसे स्ट्रक्चर पता होगा तो हम देख पाएंगे क्या उसमें जो लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है उसी की वजह से वो बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है। वो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, वो उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करूं इसका, तो पायरोल, ये पायरोल का स्ट्रक्चर है, और एनिलीन इस तरीके से बनेगा, ठीक। और पायरिडीन की यदि मैं बात करूं, ये इसका स्ट्रक्चर, और पाइपरिडीन ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन में बहुत शानदार ये था कि इसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। पायरोल का ये स्ट्रक्चर है, एनिलीन का ये, उसके बाद पायरिडीन, देन पाइपरिडीन। तो अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वही बेसिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, क्या वो ज्यादा एनर्जेटिक है? तो क्या करते हैं, अगर कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ, अगर एमीन की बातें कही जाए जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो क्या करो, नाइट्रोजन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, और हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पता चलता है। क्या होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये बहुत बड़ा ये कंसेप्ट होता है। आप प्रत्येक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसके पास देखो कि किसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, जिसका कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। सबसे ज्यादा हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यह लोन पेयर डी लोकलाइजेशन में चला जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड हाइब्रिड निकालें अगर हम, तो लोन पेयर तो डी लोकलाइजेशन में चला गया, रेजोनेंस के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो वही लोन पेयर लिखते हैं जो लोकलाइज्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो यानी कि sp2 लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो इसका जो लोन पेयर होगा यह भी डीलोकलाइजेशन करेगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी ये भी sp2। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोन पेयर भी है पाई बॉन्ड, तो हम लोग पाई बॉन्ड को यानी डबल बॉन्ड को लोन पेयर से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रेजोनेंस में जाने के लिए, कॉन्जुगेशन में जाने के लिए। तो यहाँ पे लोन पेयर एज इट इज यहाँ पे लोकलाइज्ड कंडीशन में रहेगा, और इसका पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस यहाँ पे होगा। तो ये लोकलाइज्ड कंडीशन में हो गया, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये भी sp2, यानी इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। अगर मैं इसकी बात करूं तो लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी कि sp3 आ गया। और sp2 के केस में क्या होगा कि भाई जब sp होता है तो उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50 होता है, और sp2 होता है तो 33.3, और sp3 होता है तो इसमें 25% होता है। तो सबसे जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो पाइपरिडीन में ही आया, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट अभी बताया कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जब कभी आपके नाइट्रोजन की बात कही जाए, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, पहला प्रायोरिटी देखो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाता है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम इसी में, इन सभी में अगर मैं बात करूं 33.3 है। और पाइपरिडीन के केस में जब हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो 25% है, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, कम है सबसे। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये पाइपरिडीन हो जाएगा ये आंसर्स, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर कहते हैं। जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है वह एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब पे भारी होता है, इन सब पे डोमिनेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे द ज्योमेट्री या BRF3 की बात कही जा रही। ज्योमेट्री और शेप की यदि मैं बात करूं तो कोई जो एक तरीके से जो उसका रेगुलर पैटर्न होता है, जैसा होना चाहिए उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, और जैसा कोई चीज दिखता है या रियल में उसका एग्जिस्टेंस है उसे हम शेप कहते हैं। तो ज्योमेट्री कब शेप होता है, मतलब कोई भी ज्योमेट्री कब शेप होगा, कब वह शेप होता है। भाई ज्योमेट्री पे किसी भी प्रकार से डेविएशन आ जाए, उसमें बिखराव आ जाए, तो उसकी ज्योमेट्री
शेप कहलाती है। किसी भी ज्योमेट्री में किसी भी कारण की वजह से अगर उसमें कोई बिखराव आ जाए या उसमें डेविएशन आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वो शेप कहलाती है। शेप, ठीक। तो होता क्या है, अब यहाँ पे ज्योमेट्री में किसके वजह से डेविएशन आती है, कब हम शेप बोलते हैं, तो जो डेविएशंस आती है ज्योमेट्री में, वो डेविएशन 4 प्रकार से आ सकती है। सेंट्रल मेटल एटम के पास या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो, दूसरा या सेंट्रल मेटल एटम आपका मल्टीपल बॉन्डिंग किया हो, इसका मतलब वो पाई बॉन्ड बनाया हो, यानी पाई बॉन्ड। और तीसरा की बात करें उसके पास फ्री रेडिकल हो या वह हेट्रो एटम से बॉन्ड बनाया हो, अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाया हो। अगर सेंट्रल मेटल एटम ऐसा करता है कि उसके पास लोन पेयर आ जाए या पाई बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड बना ले सेंट्रल एटम, या उसके पास फ्री रेडिकल आ जाए या वह अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसके ज्योमेट्री में डेविएशंस आ जाती है। और डेविएशन उसके ज्योमेट्री में आ जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अब वह शेप कहलाता है, वो ज्योमेट्री नहीं कहलाती। तो यदि इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अगर मैं BRF की बात करूं, BRF3 की यदि मैं बात करूं, यहाँ पे लोन पेयर 2 रहेंगे इसके पास। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है Br का, 3 बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर Br के पास अगर मैं बात करूं तो 5 आ गया, और 5 आएगा तो sp3d2, sp3d2 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री आती है। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री आती है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो आया इसको हम स्टेरिक नंबर भी कहते हैं। और स्टेरिक नंबर क्या होता है कि स्पेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताए कि कैसे स्पेस में अपने आप को फैलाया है वह हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसकी जो रियल ज्योमेट्री होती है वह यह होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है इसका रियल ज्योमेट्री। लेकिन ये ज्योमेट्री तब होता जब इस Br के पास इन चारों में से कोई ना होता, तब वो ज्योमेट्री उसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो Br के पास इन चारों में से लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। हमने कहा था कि ज्योमेट्री कब शेप बनेगा, जब उस ज्योमेट्री में डेविएशंस आ जाए। किसके वजह से, सेंट्रल मेटल या तो लोन पेयर रखा हो या तो मल्टीपल बॉन्डिंग किया हो, अलग अलग बॉन्ड बनाया हो, मतलब सिंगल डबल ट्रिपल इस तरीके से, या फ्री रेडिकल रखा हो या तो अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसके ज्योमेट्री में डेविएशन आ जाती है और उसी डेविएशन को हम लोग बोलते हैं अब वो शेप कहलाने लगता है। तो यहाँ पे इसका रियल ज्योमेट्री जो होता ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट यहाँ पे शेप हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर की वजह से इसको धक्का मिलेगा रिपल्सन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरीके से होता है। तो क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा, इसको रिपल्सन देंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करके कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको। तो इसका जो अब ज्योमेट्री था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अब वो शेप हो जाएगा। उस शेप में क्या बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टी, बेंड टी शेप। तो इसके अनुसार हमारा पहला आंसर हो जाएगा, सॉरी ज्योमेट्री आपसे पूछा था तो ज्योमेट्री तो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही हो जाएगा। लेकिन अगर इसका शेप पूछता तो आपका बेंड टी शेप हो जाता। लेकिन अभी भी इसका जो ज्योमेट्री होगा रियल ज्योमेट्री इसका तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। लेकिन अगर शेप पूछता तो शेप जाके इसका बेंड टी शेप हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो इसका यही होगा क्योंकि ज्योमेट्री वह रियल एग्जिस्टेंस होती है, रेगुलर पैटर्न होती है किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में डेविएशंस आ जाती है तो उसको शेप कहते हैं। तो इसके अनुसार देखिए ज्योमेट्री पूछा था तो हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो व्हाट विल द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको हम लोग कार्बिल अमीन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी का मतलब उसका रेट कितना ज्यादा होगा। कार्बिल एमीन जो रिएक्शंस होती हैं उसका रेट जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे वो आइसोसाइनाइड टेस्ट की रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी। तो कैसे जाने, ये बहुत शानदार कंसेप्ट है कि अगर आइसोसाइनाइड टेस्ट की बात करें तो ये कंसेप्ट लिख लो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी
टू डोनेट लोन पेयर फ्रॉम NH2। NH2 एक प्रकार का, इसमें अगर मैं देखूं इंटरमीडिएट जो कार्बिल एमीन रिएक्शंस होती हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट की यदि मैं बातें करूं तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता हो और डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती है। तो वह इलेक्ट्रोफाइल है, वह अटैक करेगा कहाँ, जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी हो, जहां पे न्यूक्लियोफाइल हो। तो इस नाइट्रोजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी हो जाती है। तो कैसे जाने, तो जितना ज्यादा लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी अमोनिया पे जो लोन पेयर रखा है उतना उसका ज्यादा रेट होगा, और जितना ज्यादा रेट होगा तो उसका उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है, उतना ही ज्यादा उसका रिएक्टिविटी हो जाएगा। तो हमको पता है कि भाई जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट में कौन कौन, प्लस M, प्लस H या प्लस I, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाएंगे। किसी ग्रुप के साथ लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो कुछ इसमें था नहीं, बस यही था कि रिएक्टिविटी कितना कब ज्यादा होगा, जितना रेट होगा। रेट किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा ये लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखेगा। कौन कितना लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है वो डिपेंड करता है इस इफेक्ट के ऊपर। तो लगे ग्रुप में आप देख लो, यह जो यहाँ पे है यह -O-I लगा रहा है, और इसके पास लोन पेयर हो जाने की वजह से यह +RM भी लगा रहा है। आप इसको +R भी बोल सकते हो। तो ये भी लगा रहा है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो लोन पेयर की वजह से ये +M और +R आप बोल सकते हो, ये लगा रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है तो ये -I, और जब कभी -I हो और +M हो तो ग्रेटर प्रियोरिटी इसी का होता है। इसकी हम बात मानते हैं, +M की बात मानते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेट आप बोल सकते हो यहाँ पे +M की जो वैल्यू है ज्यादा है, +M ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो यहाँ पे क्या है कि हाइपर कंजुगेशन भी है इसके पास। बेंजिलिक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे +H भी लग रहा है और +I भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बेंजिलिक कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से यह +I लगा रहा है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक, तो ये जो हमको पता है प्रियोरिटी रेजोनेंस की बात सबसे ज्यादा मानते हैं, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, और एरोमेटिसिटी होता है तो उसका ज्यादा बात मानते हैं, यहाँ पे है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यह P वाला, तो इसका रेट ज्यादा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे दोनों लग रहा है +H +I, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I लग रहा है। तो हमारा इसके अनुसार अगर मैं देखूं तो P ज्यादा, देन Q, देन R, देन S, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था ये कि रेट जो होता है वो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी कभी आइसोसाइनाइड टेस्ट की बात करें या कार्बिल एमीन रिएक्शंस की बात करें, और यह रिएक्शन सिर्फ एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ही देते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है यह उतना ही ज्यादा होगा जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो हमें पता है ग्रुप 15 के हाइड्राइड की मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। तो चाहे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो बढ़ते हैं, तो बढ़ना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इसका होना चाहिए था आर्सेनिक हाइड्राइड का। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बढ़ता है और इसी पे डिपेंड भी करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा अमोनिया होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाती है इसी के कारण की वजह से। तो होना चाहिए था यही कंसेप्ट, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा
मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा, आप होगा। अब यहाँ पे होना चाहिए था इसका, बट यहाँ पे ये अमोनिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंटली यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका वेपराइजेशन ज्यादा हो जाता है। तो इसके अनुसार अगर मैं बातें करूं, चौथा वाला हमारा आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर CN बॉन्ड लेंथ इन गिवन कंपाउंड। दिए गए कंपाउंड में C और N के बीच का जो बॉन्ड लेंथ उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट बताऊंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार इफेक्ट है। उस इफेक्ट का नाम है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट एक्चुअल में ये SIR इफेक्ट होता क्या है? तो ये SIR इफेक्ट का मतलब कि स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। भीड़ भाड़ ने रेजोनेंस को मना कर दिया कि तुम रेजोनेंस मत करो। अब रेजोनेंस का कंडीशन क्या है इसका? इस रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि रेजोनेंस तभी होगा जब प्लेनर हो, प्लेनर और कॉन्जुगेशन हो, और प्लेनरिटी इज द सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो रेजोनेंस तभी हो पाएगा जब वो प्लेनर हो, यानी p ऑर्बिटल जो हो पैरेलल हो, प्लेनर हो एक तरीके से, और कॉन्जुगेशन में हो, तभी रेजोनेंस शो करता है। और स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, और भीड़ भाड़ की वजह से रेजोनेंस को मना कर देता है कि तुम रेजोनेंस ना करो। कैसे करता होगा? उसको नॉन प्लेनर कर देता है। SIR इफेक्ट की वजह से वह नॉन प्लेनर हो जाता है कंपाउंड, नॉन प्लेनर। और जब नॉन प्लेनर हो जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, कॉन्जुगेशन हो ही नहीं पाएगा, तो वहां पे रेजोनेंस नहीं हो पाता है। तो रेजोनेंस जब नहीं हो पाएगा तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं SIR इफेक्ट। तो क्या कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो SIR इफेक्ट लगाते हैं, उसकी हम बात करते हैं थोड़ी बहुत। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं? तो अगर मैं बात करूं तो ग्रुप की, तो COOH या SO3H, Me2, NO2, Bri, यह ग्रुप या इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले जो ग्रुप होंगे वह SIR इफेक्ट लगाते हैं। बहुत ही बड़ा कंसेप्ट था, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी बनते हैं कि कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक NMe3 या NO2 Bri, ये जितने ग्रुप होते हैं ये, या इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले जो ग्रुप होंगे वह SIR इफेक्ट लगाते हैं, SIR इफेक्ट। तो अब हम कैसे जाने? तो एक कंसेप्ट है क्या कि मान लीजिए यह कोई बेंजीन है और इस बेंजीन पे हमने 3 ग्रुप लगा दिया, X, Y और Z। तो क्या कहते हैं कि अगर इफ कंसेप्ट, इसमें रूल होता है, इसमें 5 रूल हम लोग पढ़ते हैं, 5 रूल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? रूल फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो इफ X एंड Y, ये एक जनरल फॉर्म लिया हूं, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं इनमें से। ठीक, इफ X एंड Y आर Y एंड Z, X एंड Y या Y एंड Z, इन दोनों में वह बिलोंग करे SIR ग्रुप में, जो SIR इफेक्ट लगाते हैं ना। अगर ये बिलोंग करते हैं इन ग्रुप में, वो बिलोंग करे SIR इफेक्ट में, तो क्या होता है कि दोनों देन बोथ ग्रुप विल बी नॉन प्लेनर हो जाते हैं। बहुत बड़ा कंसेप्ट था, पहला रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कि अगर X, Y या YZ ये ग्रुप बिलोंग करे SIR वाले ग्रुप से, इस पे आ जाए X, Y या YZ पे, अगर ये सब इनमें से कोई ग्रुप आ गया तो वह SIR इफेक्ट लगाएगा। तो उस केस में दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? देन बोथ ग्रुप विल बी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हो गए, रेजोनेंस होगा नहीं, लोन पेयर उसका ऐसी एज इट इज रहेगा, डीलोगलाइजेशन होता ही नहीं। इसके अनुसार मैं बात करूं अगर, तो देखो X, Y या YZ, तो देखो यहाँ पे ये Y के स्थान पे ये और Z के स्थान पे ये, तो ये जो Y पे है NMe2, ये इसी ग्रुप से लिया गया, यानी ये SIR वाले ग्रुप में से ही है। या दूसरे की यदि मैं बात करूं NO2,
तो ये भी इसी ग्रुप का है। तो दोनों ग्रुप अगर SIR इफेक्ट लगाते हैं और XY या YZ के पोजीशन पे रहते हैं तो वहां पे दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं, नॉन प्लेनर, दोनों के दोनों नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो जब नॉन प्लेनर हो जाएगा तो इसके पास जो लोन पेयर होगा वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। जब कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन होगा नहीं तो डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में ही रहते हैं और हमको पता है बॉन्ड लेंथ सिंगल की ज्यादा होती है देन डबल से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई XY या YZ की पोजीशन पे कोई ग्रुप तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी SIR इफेक्ट नहीं लग रहा। यहाँ पे इन ग्रुप के जरिए SIR इफेक्ट लगने लगा। ठीक, SIR इफेक्ट लगने लगा इन ग्रुप की वजह से, इस पहले रूल के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप नॉन प्लेनर हो जाएंगे और नॉन प्लेनर हो जाएंगे तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, इसका लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका लोन पेयर एज इट इज रहेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा यानी ज्यादा मेंटेन रहेगा। यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो इसका लोन पेयर तो डिलोकलाइजेशन करेगा। अब करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। यही नहीं, इसमें कई फैक्टर आ जाते हैं। क्या भाई, बॉन्ड लेंथ पे तो असर पड़ा ही SIR इफेक्ट की वजह से। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो नाइट्रोजन का, तो वहां पे ये लोकलाइज्ड कंडीशन में, क्योंकि कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना है तो इसका sp3 आएगा। यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा लोन पेयर, और इसमें क्या है डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा और 3 सिग्मा बॉन्ड बना है तो 3 यानी sp2, तो ये sp2 हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा और इसका sp3, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे तो बात यदि मैं करूं तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पे प्रभाव तो पड़ता ही SIR के इफेक्ट की वजह से, उसके हाइब्रिडाइजेशन में ही प्रभाव आ जाती है। इसका sp3 और इसका sp2 ड्यू टू SIR इफेक्ट, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ में भी प्रभाव आ जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि भाई अब इसका लोकलाइज्ड कंडीशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये ज्यादा दे सकता है इक्विलिब्रियम पे H+ को, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाता है। तो SIR इफेक्ट की वजह से हम लोग कई चीजें इसमें पढ़ते हैं, 5 रूल होता है। तो पहले रूल की यदि मैं बात करूं उसके अकॉर्डिंग मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ हमारा जो होगा X का ज्यादा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता रहेगा। ठीक, तो हमारा X ज्यादा रहेगा। तो ये सब ग्रुप है। SIR इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा इफेक्ट जो भीड़ भाड़ की वजह से रेजोनेंस को मना कर देता है कि तुम रेजोनेंस ना करो, उसको नॉन प्लेनर करके। कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो SIR इफेक्ट लगाते हैं, ये ग्रुप या इनसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले लगाते हैं। अगर इनमें से पहला रूल में क्या सीखे, अगर XY पोजीशन या YZ पोजीशन पे इनमें से कोई ग्रुप आ जाए तो SIR इफेक्ट लगाएंगे, और SIR इफेक्ट लगाएंगे तो दोनों ग्रुप नॉन प्लेनर हो जाते हैं, और नॉन प्लेनर हो जाएंगे तो कॉन्जुगेशन होगा नहीं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट CO2 ऑन रिएक्शंस। गजब का सवाल है ये। जैसे मैं एक कंसेप्ट सिखाऊं आपको। कंसेप्ट क्या कि मान लो हमने 3 एसिड लिया, HX, HY और HZ, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने एक साल्ट लिया, सॉल्ट लिया NaY का, NaY का सॉल्ट लिया, NaY का सॉल्ट लिया, हमने 2 एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। उस सॉल्यूशन में एक में HX है, एक में HZ। बड़ा गजब का कंसेप्ट है ये कि हमने 3 एसिड लिया, HX, HY, HZ। बहुत ध्यान सुनना। इसमें क्या हुआ कि हमने एक ऐसा साल्ट लिया NaCl जो उसमें जो एसिड है वह Y है। ठीक, तो अब इस सॉल्ट को हम प्रत्येक एसिड में डिजोल्व करें, इसमें भी डिजोल्व करें और इसमें भी डिजोल्व करें। ठीक, तो होगा क्या, अब इसमें कौन सा एसिड है कैसे जाने, तो इसके एनायन पार्ट में आप H+ जोड़ दो, एनायन पार्ट में आप H+ जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, यही आएगा आपका, ये एसिड है। अब ध्यान सुनना, यह साल्ट जो एसिड लिया हूं,
अगर वह एसिड इस साल्ट से एसिड से वीक रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें जो सॉल्ट है, वो जो एसिड है वो HY है, ये है। और इससे जो वीक रहेगा एसिड, उसमें डिजोल्व करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो HZ जो लिया हूँ इस एसिड से तो वीक है, तो यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन अगर इसमें डिजोल्व करेंगे, क्यों? इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये Y जो इसमें जो साल्ट में एसिड है उससे ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, अपना सॉल्ट बना लेता है, अपना सॉल्ट बनाएगा। तो NaX अपना बना लेगा और बाहर निकाल देगा YH को, ये अपना सॉल्ट बना लेता है। तो कंसेप्ट क्या सीखे आप कि अगर हम एक ऐसा सॉल्ट ले जो स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, अगर उसका रिएक्शन वीक एसिड से करवाते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक ऐसा सॉल्ट लिए जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका रिएक्शन वीक एसिड से करवा रहे, वीक एसिड का मतलब इससे, इस सॉल्ट में जो एसिड है उससे वीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, एक ऐसा सॉल्ट हमने लिया जो कि वीक एसिड है, किससे, इस वाले से, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन हो जाता है और वह स्ट्रॉन्ग एसिड अपना सॉल्ट बना लेता है। तो यही कंसेप्ट का यूज करके हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो मान लो ये सॉल्ट है, ये आपको सॉल्ट दिया हुआ है NaHCO3। अब कैसे जाने कि इसमें कौन सा एसिड है, तो आप एनायन वाले पार्ट में H+ जोड़ दो, H+ जोड़ोगे तो बनेगा H2CO3। यह एसिड इस साल्ट में प्रेजेंट है, ये वाला। अब यह एसिड इस साल्ट में प्रेजेंट है तो देखो कि कौन सा एसिड इस एसिड से, इन चारों ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें से कौन सा एसिड इस साल्ट में, यानी जो H2CO3 प्रेजेंट है एसिड, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। अगर रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे बेस की तो बात ही नहीं करेंगे। तो फिनॉल HCl HCl में कौन ज्यादा, इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होती है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा HCl होगा, देन H2CO3, इनकी बात कर रहा हूं, देन HCl, तब फिनॉल आएगा, ये आएगा। तो भाई अब ये जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये जो HCl या फिनॉल है इससे तो वीक है। इस सॉल्ट में जो एसिड प्रेजेंट था H2CO3, ये तो वी मतलब ये स्ट्रांग हो गया, किससे, HCl से, फिनॉल से। तो रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये वाला कंडीशन हो गया। सॉल्ट में जो एसिड प्रेजेंट है वह वीक एसिड से रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो अब अब ऐसे एसिड से रिएक्शन ये करेगा जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो कौन है, HCl, यानी ये इससे रिएक्शन कर पाएगा, ये नहीं करेगा। तो क्या होगा रिएक्शंस, बताते हैं। तो क्या होगा कि अगर मैं NaHCO3 की बात करूं, अगर मैं HCl से रिएक्शन करवाऊं तो रिएक्शन हो जाएगा। ये HCl जो है ये अपना सॉल्ट बनाएगा, उसको बाहर निकाल देगा, यानी कि NaCl अपना ये सॉल्ट बना लिया और H2CO3 ये एसिड को बाहर निकाल दिया, इस एसिड को बाहर निकाल दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट था इसमें जो एसिड था इससे वीक एसिड था, तो रिएक्शन हो जाएगी, ये वाला अपना सॉल्ट बना लेगा, तो ये बन जाएगा। और ये जो होता है बहुत अनस्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो क्या करता है, ये बॉन्ड लेके चला जाएगा, ये H+ को लेके चला जाएगा, यानी बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये लेके, यानी इसमें क्या होता है, इमाम रिएक्शन, इमाम इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन के तहत क्या बन जाएगा, ये और प्लस वाटर, यहाँ से बेस निकला, यहाँ से H+, तो बेस निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये लिया तो माइनस, दोनों बॉन्ड, तो ये बन जाएगा, यानी CO2 बनेगा और वाटर। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, टूट के CO2 और वाटर दे देता है। तो यही एक ऐसा एसिड था जिससे रिएक्शन करवाने पे हमारा CO2 रिएक्शन में निकलेगा। तो बड़ा गजब का कंसेप्ट था, कि गजब का कंसेप्ट है भैया ये,
क्या 3 एसिड लिया जो ज्यादा है, तो क्या हुआ कंसेप्ट यहाँ पे, जो साल्ट हमने लिया वह वीक, उसमें जो एसिड हो वीक एसिड का हो। अगर मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, जो सॉल्ट लिया उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका वीक एसिड से रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, HCl क्यों किया, इसमें जो एसिड है यह इससे वीक है, तो अब ये इससे रिएक्शन करके अपना सॉल्ट बना लेगा, इसको बाहर निकाल देगा और ये टूट के CO2 H2O दे देगा। तो हमारा आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि कंसीडर द सेल पोटेंशियल दिया है आपको। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये दो तरीके का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम स्टैंडर्ड की बोलते हैं जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे लेते तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कर, जब उसमें जो आयंस प्रेजेंट है उसकी वैल्यू 1 और जो टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm लेते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाता है, ठीक। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, आप इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। 2 टाइप्स का होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम बात करते हैं, तो जिसका जितना ज्यादा वैल्यू होगा वह उतना अपनी पहचान दिखाएगा। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका मतलब कि उतना ही ज्यादा वह रिड्यूस होगा, उसका खुद का रिडक्शन होगा और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो ना। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि ये M+X है लिक्विड स्टेट में, इसने X इलेक्ट्रॉन लिया और बन जा रहा है M सॉलिड। तो इलेक्ट्रॉन लिया यानी इसका क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, खुद क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, जिसका रिडक्शन होता है वह दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है तो उससे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरों का रिडक्शन करवाता है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो जिसका जितना रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा, यानी उतना ही उसका रिडक्शन होगा, और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इस दोनों दिए गए, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, इस वाले केस का, यानी कि E0 Fe ट्रिपल और ये यानी इसका तो रिडक्स, अगर मैं Fe ट्रिपल प्लस और Mg डबल प्लस को एक सॉल्यूशन में लूं तो रिडक्शन कौन करेगा, Fe ट्रिपल प्लस, उसका रिडक्शन होगा। क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा रिड्यूस होगा, उसका रिडक्शन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन करता है। तो यानी कि अब मुझे पता चल गया कि इसका रिडक्शन होगा और इसकी वैल्यू दिया है आपको -0.4, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा। लेकिन अब उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको इस तरीके से लिखोगे कि Mg डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका तो रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ये खुद इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये खुद कैसा है, ये खुद है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। हमने कंसेप्ट आपको बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि दूसरों का रिडक्शन करवाता है, और जिसका रिडक्शन होता है खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। दिए गए क्वेश्चन में हम जान लिए कि इसका रिडक्शन होगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन करेगा इसकी वैल्यू, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इस तरीके का होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये जो विच वन इज इनऑर्गेनिक केटायनिक एक्सचेंजर, जो केटायनिक एक्सचेंजर है
अगर मैं बात करूं तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड एंड सल्फेट, इसी की वजह से होती है। तो उसको रिमूव करने का एक तरीका है केटायनिक एक्सचेंजर का, मतलब कि एक केटायन दूसरे केटायन को एक्सचेंज कर दी। और हार्डनेस ऑफ वाटर की यदि बात करूं तो उसमें जो केटायंस होते हैं वो मैग्नीशियम होगा या कैल्शियम के आयन होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए उसी को बोलते हैं केटायनिक एक्सचेंजर। केटायनिक एक्सचेंजर, एक केटायन ने दूसरे केटायन को एक्सचेंज कर दिया। यह डिपेंड करता है कि वो जो केटायन हम जिससे एक्सचेंज करवा रहे हैं क्या उसकी उतनी औकात है, उसकी उतनी रिएक्टिविटी है कि उसमें प्रेजेंट हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है उसको एक्सचेंज कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो ग्राहम साल्ट कह लो आप या कॉल्गेन कह लो, जैसे कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, तो अगर मैं बात करूं इसी को हम लोग बोलते हैं। तो जब हम इसको जब हम इसको ये इस रूप में भी पाया जाता है Na2 कॉम्प्लेक्स में Na4, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो P6O8, इस तरीके से आप ये कॉम्प्लेक्स के रूप में भी पाया जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो जब इसका हम हार्ड वाटर से ट्रीट करते हैं, हार्ड वाटर से, तो करता क्या है कि ये Na+ बाहर निकालता है। तो रिप्लेस किया, यहाँ पे Na+ बाहर निकला, केटायनिक एक्सचेंजर हुआ ये। या आप अगर मैं इसकी बात करूँ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट की बात करें जिसको हम लोग जियोलाइट बोलते हैं, तो इसका भी यही काम होता है। इसका भी यही काम होता है कि एल्युमिनियम सिलिकेट की यदि मैं बात करूँ तो इसको भी जब हम हार्ड वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये भी क्या करता है, इसको बाहर निकालता है Na+। एक तरीके अगर मैं बात करूं तो गजब का कंसेप्ट है। इन दोनों के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो एक्सचेंज हो रहा है केटायन, दोनों के केस में केटायन का एक्सचेंज ही हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये तीनों के तीनों ग्राहम साल्ट, जियोलाइट और कैल्गन जो होते हैं तीनों की तीनों केटायनिक एक्सचेंजर होते हैं, इसके रिएक्शंस भी होती हैं। तो बस यही था कि अब इसमें कौन एक्सचेंज करेगा केटायंस को, तो सभी सभी करते हैं। ठीक, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस एटम दैट आर कोप्लेनर इन S8 मोलिक्यूल। तो बिल्कुल एक क्राउन टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, सभी की यहाँ पे सभी पे एस होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो मतलब कोप्लेनर पूछ रहा है कि एक ही प्लेन पे ऐसे कितने एटम हैं जो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, और मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम इस केस में 3D फिगर होती है, तो इस केस में 4 आते हैं, टोटल 4 इनमें। इस स्ट्रक्चर की, मैं एसिड की स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी सीखने के हम लोग को दिया। सो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन, जिसमें आज हमारा पेपर है FST 10, जो कि कल हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से 11 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में कनेक्ट हुआ था। आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। इसके बाद मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हार्टियस कंग्रेचुलेसन अपने सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर, मनीष सर, संगम पांडे सर, जिन्होंने इस पेपर को ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत कुछ सिखाया है उन लोगों ने अपने सेशन में। अगर आप उनके सेशन को प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको सेशन में ही सीखने को मिल जाती हैं। तो उन सभी टीचरों को, डॉक्टर शैलेंद्र सर, मनीष सर, संगम सर को हार्टियस कंग्रेचुलेसन फॉर द गुड पेपर एक्सप्लेनेशन। और सबसे पहले कोटेशन हमारे डायरेक्टर सर शिक्षा का अधिकार सभी को, और हमारे डायरेक्टर सर का मिशन शिक्षा का अधिकार सभी को लेकर मैं उस एक सेशन का छोटा सेशन लेकर के आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। ठीक, और उसके बाद ये हमारा 10 का दम का सेशन का लोगो जो कि FST 10 था, और ये हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट
विथ रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। देखिए ये डायग्राम क्या है, सबसे पहला काम ये डायग्राम है आपका इम्प्लांट। जब भी डायग्राम क्वेश्चन आए तो आप उसे पहचाने क्या है, इम्प्लांट। अब इम्प्लांट क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है ये, कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, एक प्रकार का ये कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। अब इसमें क्या इस्तेमाल होता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल होता है, ठीक है, या तो प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल होगा, या एस्ट्रोजन के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। ठीक, और ये एक प्रकार का इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक, तो इतनी इंफॉर्मेशन इस डायग्राम के लिए हमें पता चली कि ये इम्प्लांट है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल हो सकता है या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो सकता है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो इट इज ए काइंड ऑफ बैरियर मेथड, ये गड़बड़ है, काइंड ऑफ आईओडी ये भी गड़बड़ है, और केवल प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल होगा ये भी गड़बड़ है। आपसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, ये ऑल ऑफ दीज, दैट इज फोर्थ आंसर। सबसे पहला काम डायग्राम को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करिए, उसके बारे में जो सेंटेंस लिखे हैं उससे रिलेट करिए, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इतनी बातें बताई कि ये इम्प्लांट है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, और इसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल होगा या एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, जो कि विद इन 72 आवर ऑफ क्वार्टर इस्तेमाल होता है। ये तीनों गलत है और आंसर विल बी फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सियल बोन, नहीं, ये पेल्विक गर्डल के लिए है। ठीक है, पेल्विक। अब आपको पता है पेल्विक गर्डल का फॉर्मूला था पीसी स्क्वायर, और ये सी है कॉक्सियल बोन। ठीक, ये सी कॉक्सियल बोन है, और एक कॉक्सियल बोन जो होती है, एक कॉक्सियल बोन वो इलियम, ठीक है, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीन बोन के फ्यूजन से ये कॉक्सियल बोन बनती है। ठीक, एक कॉक्सियल बोन तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस से बनती है, और इसीलिए इसका तीन बोन से ये फॉर्म होता है। तो ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। पहला हो गया सही, दूसरा गलत, दैट इज थर्ड आंसर। ठीक, अब एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ये कैसा इलियम है। ठीक है, ये अब देखिए आपको पता है कि बोन, ठीक है, बोन में आई नहीं है, तो जो आई वाला इलियम होता है वो बोन में होता है। अब बोन का अगर आपको याद है कि इलियम जो होता है, ये वाला इलियम बोन में है, तो इंटेस्टाइन में ये वाला होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको गड़बड़ था, पेक्टोरल गर्डल, ये पेल्विक गर्डल होगा, और यहाँ पे दो कॉक्सियल बोन के फ्यूजन से बनता है, जिसमें तीन बोन के फ्यूजन से बनता है। तो ये सही था, ये गलत था, आंसर विल बी थर्ड। ठीक, अब देखिए हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू बायोडायवर्सिटी। क्यों बायोडायवर्सिटी, अब देखिए इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कहां से है, जो बायोडायवर्सिटी के पैटर्न के लिए आपकी बायोडायवर्सिटी चैप्टर में दिया गया है कि किस तरह से बायोडायवर्सिटी वेरी करती है, तो उसमें से एक लैटिट्यूड ग्रेडियंट का भी हेडिंग बना हुआ है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक, अब ये क्या है, देखिए आपका सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक, और ये रहा इक्वेटर, ये इक्वेटर है, और ये है पोल। ये पोल है, इक्वेटर, ये पोल है। अब लैटिट्यूड है क्या, जितना डिस्टेंस हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वही होता है लैटिट्यूड। ठीक, इसका मतलब कि इक्वेटर से जितना दूर आप जा रहे हो पोल की तरफ, आपका लैटिट्यूड बढ़ रहा है। ठीक, और एक कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी घटती है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी घटती है। ठीक, तो कहते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी घटती है, इक्वेटर से पोल जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी घटेगा,
और पोल से अगर इक्वेटर आएंगे तो डायवर्सिटी बढ़ेगा। इसका मतलब लैटिट्यूड डिग्री जितना बढ़ता जाएगा आपकी डायवर्सिटी घटती जाएगी। इसीलिए आपकी बुक में न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क की डिग्री 41 है और यहाँ पर आप देखिए 105 स्पीसीज का डेटा है और ग्रीनलैंड की डिग्री 71 थी, ग्रीनलैंड की डिग्री 71 है और यहाँ पर आपकी स्पीसीज 56 है। ठीक, तो इन स्पीसीज के नंबर से हम ये बात आइडेंटिफाई कर लेते हैं ग्रीनलैंड जो है वो ज़्यादा दूर है इक्वेटर से, इसलिए वहाँ डायवर्सिटी कम है, और न्यूयॉर्क थोड़ा पास है इसलिए यहाँ पर स्पीसीज की ज़्यादा है। अब इक्वेटर से थोड़ा और पास आपके ये सब कंट्री है, तो जो कंट्री या जो हैबिटेट जितना ज़्यादा इक्वेटर के पास होगा वहाँ डायवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो इंडिया में मोर देन 1200 स्पीसीज, ये सही है क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में होते हैं 1300, ये गड़बड़ लिखा। कोलंबिया में 1400, ये भी गड़बड़ है। और मैंने आपको भी बताया ग्रीनलैंड में 56 स्पीसीज थी, तो ये भी गड़बड़ है। तो ये तीनों गड़बड़ है। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट 1 2 3, दैट इज आंसर इज सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से था। जैसे जैसे आप लैटिट्यूड ग्रेडियंट बढ़ाते, अब ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज का दो पॉइंटों के बीच डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लैटिट्यूड है, यहाँ पर एक लैटिट्यूड है, ये दो पॉइंट हमने अंडर कंसिडरेशन माने हैं, तो इनके बीच जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्योंकि जब भी दो पॉइंटों के बीच किसी चीज को डिफाइन किया जाता है तो वहां पर ग्रेडियंट का टर्म आता है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब यही है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे आपकी बायोडायवर्सिटी घटती चली जाएगी। इसीलिए न्यूयॉर्क की डिग्री 41 है तो वहाँ 105 स्पीसीज है, ग्रीनलैंड की डिग्री 71 तो 56 स्पीसीज है। ठीक, और जो कंट्री जितना ज़्यादा यहाँ पास में होती, जो कंट्री जितना यहाँ पास में होती जाएगी दूर, उतना ही वहाँ डायवर्सिटी घटती चली जाएगी। ठीक, तो आंसर विल बी सेकेंड। ठीक, अब देखिए लिखा करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज इन फेज ऑफ सेल साइकिल। हमारे डायरेक्टर सर हमेशा पढ़ाते समय कहते थे पीटोमा याद कर लो, यही है टाइम ड्यूरेशन का ऑर्डर। सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज, सबसे स्मॉलेस्ट एनाफेज। तो देख लेते पीटो फेज कहाँ लिखा है, बस इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक, पीटोमा करके टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हाउ मेनी माइक्रो डिवीजन अकर इन सेल ऑफ रूट टिप टू फॉर्म 350। से देखिए इस तरह क्वेश्चन के दो फॉर्मेट बनते हैं, एक होता हाउ मेनी, ठीक है, एक होता हाउ मेनी टाइम्स। अब हाउ मेनी टाइम्स सेल डिवाइड, सेंटेंस अगर क्वेश्चन के कुछ इस तरह से हो कि हाउ मेनी सेल डिवाइड टू फॉर्म सेल्स। ठीक, मतलब जितनी सेल्स बनानी हो कितनी बार सेल डिवाइड करेगी। तो एक लैंग्वेज तो ये हो गया। और हाउ मेनी सेल माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन। ठीक, तो ये सेंटेंस अलग है। तो इसमें क्या करते हैं, जितनी सेल बनानी होती है मतलब सेल, ठीक है, माइनस का 1। अब हमें बनानी कितनी सेल, 354, तो 354 से हम एक माइनस करेंगे, दैट इज 353 माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायर्ड है। आंसर सेकेंड। और कितनी बार कोशिका डिवाइड करेगी, तो इसका तरीका होता है 2 की पावर n। ठीक, अब ये n क्या, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिवीजन, मतलब सेल का हम इतनी बार डिवाइड कराएंगे कि जितनी सेल हमारी रिक्वायर्ड है वो बन जाए या उससे ज़्यादा बन जाए। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो अंडरस्टूड है कि मेरे पास 8 रुपया तो है ही। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 9 रुपये हैं तो मेरे पास 7 रुपया तो है ही। तो जैसे मैं बोलूँ कि हमें 354 सेल बनाने हैं तो कितनी बार कोई कोशिका डिवाइड करेगी, तो 2 की पावर n से जब आप चलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 56 200 312 512। तो इसका 9 बार जब सेल डिवाइड करेगी तो 512 कोशिका बनेगी। तो 512 कोशिका में 301 तो आता ही आता है। क्यों? क्योंकि इससे कम तो जो होगी वो सेल 356 बनेगी, तो हमारी रिक्वायर्ड ना बने। मतलब जितना हमारा रिक्वायर्ड है वो तो बन जाए। ठीक, अगर मान लीजिए 256 सेल बनाना होता तो सेल को केवल 8 बार डिवाइड करना होता, ठीक है, और 258 होता तो भी 9 बार डिवाइड करना होता। 400 सेल बनाना होता तो भी सेल को 9 बार डिवाइड करना होता। 500 सेल बनाना होता तो भी सेल को 9 बार डिवाइड करना होता। मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी सेल को बनाने की रिक्वायर्ड है उतना अगर हमारा बन जाता है तो अगला डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर उससे ज्यादा है तो अगला डिवीजन रिक्वायर्ड है।
तो ये आपके दो फॉर्मेट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ सेल्स -1, और हाउ मेनी टाइम्स सेल डिवाइड टू फॉर्म सच सेल, तो होगा 2 की पावर n, और जितना सेल बनाना होता या तो उतना बन जाए या उससे ज्यादा, तो 2 की पावर n से आगे बढ़ेंगे। ठीक, आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, तो हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट है। आप देखिए सिट्रिक एसिड, आपकी बुक में यहाँ पर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दिया है तो कहते हैं सिट्रिक एसिड जो निकलता है वो एस्परजिलस से निकलता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस था, इसका मतलब फंगस से इसकी मैचिंग है। अब ईस्ट आपको पता है कि ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है जिसका इस्तेमाल होता है ब्रेड एंड बियर को बनाने में, ब्रेड एंड बियर। ठीक है, और ये बियर क्या है, एल्कोहल है, तो आपको पता ही है, तो भाई ये सही है। और साइक्लोस्पोरिन एक कुछ नहीं, एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। और ये साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो ट्राइकोडर्मा से निकलता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा से निकलता है, और ये ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, मतलब ये जहां से निकलता है वो वायरस नहीं है, जिस पे काम करता है वो भी वायरस नहीं। इसकी मैचिंग ना तो इसके ओरिजिन से है ना ही इसके फंक्शन से है। क्यों? अब देखिए, ईस्ट एल्कोहल, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, एल्कोहल को बनाता है, तो इसलिए इसकी मैचिंग इसके यूज से हो रही है। और सिट्रिक एसिड जो होता है फंगस से निकलता है तो उससे मैचिंग हो रही है। अब स्टैटिन कुछ नहीं है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और ये निकलता है मोनस्कस परप्यूरियस से। ठीक है, ये मोनस्कस परप्यूरियस से निकलता है जो कि एक प्रकार का ईस्ट है। इसका मतलब ये फंगस से निकलता है और इसका काम है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो बैक्टीरिया से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, तो केवल दो ही सही है, ए एंड बी, दैट इज आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोग को अक्सर याद ही रहता है कि किस स्टेप पे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक, ये तो आपको पता ही है, ये वाला स्टेप होता है जहां पर डिहाइड्रेशन निकलता है, वाटर। ये आप लोग को तो याद ही होता है कि फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। देखिए, फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तो एटीपी रिलीज होती है। ठीक, और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फो, तो ये केवल फास्फेट ग्रुप का क्या पोजीशन चेंज हुआ है। अब देखिए, बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक, तो यहाँ पर भी एटीपी निकलती है। ठीक, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता इनमें से किस स्टेप में एटीपी निकलती है तो आंसर 3 और 4 होता। ठीक है, मतलब आंसर जो होता है 2 और 4 होता। कहाँ कहाँ एटीपी रिलीज होती है, 2 और 4 में, और यहाँ पर केवल फास्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक, अब देखिए, नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज 150। द नंबर ऑफ, आपको पता है कि सपोज दैट ये आपका एमआरएनए बेस सीक्वेंस है और ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक, 1 2 3 और 1 2 3। अब ये एक एक जो ट्रिपलेट कोडान होते हैं, ट्रिपलेट कोडान, ठीक, एक एक ट्रिपलेट कोडान होते हैं, तो उसके लिए एक एमिनो एसिड पिकअप होता है, उसके लिए एक एमिनो एसिड पिकअप होता है। इसका मतलब जितने एमिनो एसिड चाहिए होंगे उसका जस्ट 3 गुना आपका ट्रिपलेट कोडान की रिक्वायर्ड होगी। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे 150 एमिनो एसिड बनी है हमारी प्रोटीन, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, इतना बेस तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही। अब देखिए, प्रोटीन तो तब बनेगी ना जब आप इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करोगे। क्यों? जब आपका प्रोसेस चलता रहेगा तो केवल पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती रहेगी। हमने क्या कहा है कि हमें 150 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है, मतलब कि ये प्रोसेस स्टॉप हुआ है, तो कम से कम 3 आपके एक जो होंगे वो स्टॉप कोडान होंगे। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, हम क्या करें कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड पर चेन, मतलब एक चेन 150 है तो कितना बेस रिक्वायर्ड, मतलब ये प्रोसेस स्टॉप हुआ है तो कम से कम 3 जो होंगे वो स्टॉप कोडान भी जरूरी होंगे। और स्टॉप कोडान तो आपको पता है UUA
UAA UAG। ठीक, तो 450 प्लस 300, ये हमेशा याद रखिए, जितना होगा उसके 3 गुने से एक 3 एक्स्ट्रा ही रहेगा। अब मान लीजिए कहा जाता कि आपको 1000 एमिनो एसिड की कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी हो तो कितना रिक्वायर्ड होगा? कुछ नहीं सर जी, 1000 इंटू 3 दैट इज 3000। ठीक, और प्लस 3, हमेशा 3 ये एक्स्ट्रा आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को आपको स्टॉप भी कराना होता है, प्रोसेस को रोकना भी होता है। ठीक, तो ये 453 आंसर आएगा सेकेंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपके बुक में लिखा हुआ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर कराया गया। कुछ नहीं, आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर मियोसिस नहीं होती, नो मियोसिस, नो मियोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर, नो मियोसिस, और यहां पे नो जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल का चेंज नहीं हुआ कहां से? पेरेंट्स टू प्रोजनी, पेरेंट टू प्रोजनी। ठीक, तो पेरेंट टू प्रोजनी में नो मियोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर चेंज, मतलब पेरेंट से प्रोजनी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट के रहे होंगे वही प्रोजनी के रहेंगे, दैट इज कैरेक्टर प्रिजर्वनेस, कैरेक्टर प्रिजर्व, कैरेक्टर प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, नो मियोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल चेंज, तो पेरेंट टू प्रोजनी है, कैरेक्टर प्रिजर्व रहेगा। ठीक, ये बात सही है। तो नो मियोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल चेंज, तो कैरेक्टर प्रिजर्व रहेगा, और ये नो वेरिएशन कॉज। ठीक है, नो वेरिएशन कॉज, यहां पर कोई वेरिएशन नहीं वो डेवलप होगा। तो कहते हैं कि फॉर्मर जो लिखा है वो एसेक्सुअल के लिए लिखा है, और लेटर जो लिखा है वो सेक्सुअल के लिए लिखा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब कुछ होगा भाई, ये तो आपको पता है। इसमें पेरेंट्स टू प्रोजनी में थोड़े से कैरेक्टर चेंज होंगे, मियोसिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, वेरिएशन आएगा। तो कहता है कि फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन, तो ये तो गड़बड़ है क्योंकि हम सेक्सुअल की लाइन लिख रहे हैं। फिर लेटर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सेम नहीं कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट के फ्यूजन से बनता है, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो आपका एक सेट क्रोमोसोम यहाँ से, एक सेट क्रोमोसोम यहाँ से, तो सेम कॉम्बिनेशन नहीं होता भाई। और विच आर ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं, मे बी बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर बना मान लीजिए नया मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से, वो हमेशा बनने वाली प्रोजनी के लिए लाभदायक नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी। तो सेम कॉम्बिनेशन नहीं होगा, पहली बात तो ये गड़बड़। क्यों? मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट होते हैं, अलग अलग पेरेंट से आते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर आता है, तो सेम कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। और यहाँ पर मे भी होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं, ये एसेक्सुअल के लिए कही गई बात है। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस गड़बड़ हैं। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ दीज। मैं क्या बता रहा हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो मियोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा, पेरेंट टू प्रोजनी वैसे रहेगा, कैरेक्टर प्रिजर्व रहेगा, नो परमिट्स वेरिएशन। और इसका जस्ट रिवर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, यहाँ मियोसिस भी होगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा और वेरिएशन को परमिट भी करेगा। और इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट फ्यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों पेरेंट का कैरेक्टर आता है, तो सेम कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। और मे भी बेनिफिशियल हो सकता है, ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जगह ये एसेक्सुअल है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए इन द गिवन बिलो डायग्राम डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और देखिए अब ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई कैसे? ठीक है, आपको मालूम था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो साइंटिस्ट थे जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। ठीक, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है। ठीक है, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है, और यहाँ पर एक माउल्ड ग्रो किया हुआ था। माउल्ड ग्रो मतलब यहाँ पर एक माउल्ड ग्रो किया हुआ था, ये माउल्ड मतलब एक फंगस।
ठीक, ये और इसके चारों तरफ जो थी, इसके चारों तरफ ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये माउल्ड जो फंगस है ये कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा था जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हिंडर्ड हो रही थी। ठीक, बाद में जब डिस्कवरी और आगे बढ़ी तो पता चला कि भाई ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो यहीं से एंटीबायोटिक की डिफिनीशन आई। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी से निकलते हैं और किसी लिविंग को हार्म करते हैं, उसकी ग्रोथ को हिंडर्ड करते हैं। तो एंटीबायोटिक का टर्म यहां से निकल के आया अगेंस्ट लाइफ। फिर उसके बाद देखिए और इसी को नाम दिया गया पेनिसिलिन। क्यों? क्योंकि ये जो माउल्ड था इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम, ठीक है, तो ये था पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस था जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकल रही थी। तो स्टेफिलोकोकाई पर ये काम कर रहे थे और जिसकी वजह से इनको दिखा कि भाई ये इसके चारों तरफ ग्रो नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब इस वजह से इसकी डिस्कवरी हो पाई। तो स्टेफिलोकोकाई में जो इस बैक्टीरिया का शेप था वो कोकाई शेप का बैक्टीरिया था। अब स्टेफिलोकोकाई कुछ नहीं होता है, ये अंगूर के गुच्छे की तरह कोकस बैक्टीरिया का ये ग्रुप होता है। ठीक है, तो कोकाई शेप का बैक्टीरिया था जिससे पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक की डिस्कवरी संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछा गया रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि ये कोकाई पर ही काम कर रहे थे, कि कोकाई में भी कई होते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस। ठीक है, अगर चेन में होगा तो अलग नाम देंगे, स्टेप्टोकोकस, सिंगल होगा तो मोनो, डिप्लो का डिप्लो। तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह ये कोकाई शेप का बैक्टीरिया था जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहीं से इन्हें फंगस की डिस्कवरी का पता चला। दैट इज आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। ठीक है, यहीं से मेरा सेशन खत्म हुआ। मेरा सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्या इंप्लीमेंट, क्या सुधार आप चाहते हैं तो वही बताइए। और टेस्ट में बढ़ चढ़ कर आप लोग सभी लोग हिस्सा लीजिए, अच्छी बात है। और जो भी गलतियां हो रही हैं उसको एक कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जहां जहां आए वहां जरूर नोट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।